डीएनए रिपेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम लोग ये सीखते हैं, जानते हैं कि डीएनए में होने वाली गड़बड़ियों को कैसे ठीक किया जाता है। इसके पीछे का फिलॉसफी यह है कि डीएनए चूंकि जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए डीएनए में अगर एरर्स होता चला जाएगा तो फिर उस स्पीशीज के एग्जिस्टेंस पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए एक इवोल्यूशनरी मैंडेट को अगर छोड़ दें, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर या फिर म्यूटेशन जैसी घटनाओं को छोड़ दें, तो सेल चाहता है कि उसका डीएनए जैसा था वैसा ही वो अगले जनरेशन को ट्रांसफर करे। लेकिन कभी भी डीएनए ट्रांसफर माइटोसिस में भी 100% फुल प्रूफ हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ना कुछ एरर रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो एरर्स हैं उसको तो ठीक कर ही दिया जाता है। ठीक है, तो इस फेज में जब रेप्लिकेशन होते रहता है और इस एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है, उसका बेसिक फलसफा यही है, दोनों डीएनए हूबहू नकल हो अपने पेरेंट डीएनए का, जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहता है। तो इस डीएनए का ये दोनों डॉटर डीएनए ये एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स आता है, गड़बड़ियां होने की जो गुंजाइश है वो भी काफी ज्यादा रहती है। तो एरर फ्री डीएनए रेप्लिकेशन हो, इसके लिए प्रूफ रीडिंग होता है, प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरिंग होता है। प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयरिंग होता है। प्रूफ रीडिंग होने से क्या है, ये पता चलता है कि डीएनए में क्या गड़बड़ी है, क्या नहीं। अब से सपोज करो हमने प्रेस में कुछ लिखवाना है, समय, गलती से ये समय ना होकर यो पहले आ गया, मो बाद में आ गया, संयम हो गया। ये जब तक हम प्रूफ रीड नहीं करेंगे तब तक तुमको नहीं पता चलेगा कि यो पहले आ गया है, मो बाद में आ गया है। तो पहला काम है इसको पकड़ना कि गलती हुई है, और पकड़ने के बाद जो सेकंड काम है वह काम है उसको यह सुनिश्चित करना कि वह समय के रूप में लिखा जाए। ठीक है, मान लो कि ए के साथ पेयर टी का है, जी के साथ पेयर सी का है। कहीं गलती से अगर ए के साथ पेयरिंग टी का हो जाए, सॉरी सी का हो जाए, इसका मतलब ये एक प्रकार का एरर हो गया वहां पर। तो पहले तो ये पहचानना होगा ना कि ए के साथ गलती से सी लगा। ठीक है, ये अपना एक एनर्जी रिलीज करता रहेगा। कैसे जहां घाव होता है हमारे शरीर में तो वहां लाल हो जाता है, 30 रूपी दर्द करता है, ताकि मेरा अटेंशन जाए कि यहाँ घाव है, हम उसका ध्यान रखें, साफ सफाई करें, उसका दवा लें। उसी प्रकार से यह जो घाव है डीएनए में लग गया है एसी का, यह एक टीस पैदा करता है, मतलब एनर्जी वहां से ऐसा निकलता है जो एनर्जी सेल पहचानता है कि यहाँ गड़बड़ हो गया है, ये गड़बड़ एनर्जी है, और फिर उसको करेक्ट करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि प्रूफ रीडिंग करना और उसको रिपेयरिंग करना। अब ये प्रूफ रीडिंग और रिपेयरिंग जो होता है, ये इसके जो है, पहला होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ, अगर डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ हो तो डीएनए पॉलीमरेज 3, जो मान लो हम एक बगैर बैक्टीरिया में देखें, ई कोली में, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ही ये काम कर देता है। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, इसलिए अलग से भी होता है।
अलग से भी ये काम होता है। अब चूंकि एरर्स तो बहुत सारे हैं, इन एरर्स को कैटेगराइज करना होगा। तो इन एरर्स को कैटेगराइज किया गया, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड डीएनए रिपेयरिंग। आया टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयरिंग मेथड्स। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो डीएनए को रिपेयर करने में उपयोग में लाया जाता है? पहला मेथड है, उसे हम लोग बोलते हैं मिसमैच रिपेयर। ठीक है, मिसमैच का, जैसे अभी एसी बताए थे ना, एसी क्या हुआ, मिसमैचिंग हुआ, क्योंकि ए के साथ तो टी का मैचिंग होता है बेस पेयरिंग में, उसके साथ सी अगर होगा तो फिर वो मिसमैच रिपेयर के अंदर में ही जाएगा, कोई उपाय नहीं उसका। तो मिसमैच रिपेयर एक सबसे कॉमन इवेंट है। दूसरा जो है, दूसरा को हम लोग कहते हैं कि ये भी बहुत कॉमन है। सेकेंड जो हम बताने जा रहे हैं, इट्स ऑल्सो वेरी कॉमन, क्योंकि कई प्रकार के इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। जैसे बेस में कुछ ऐसा गड़बड़ हो, मतलब नाइट्रोजनस बेस में, उसको कहते हैं बेस एक्साइजन रिपेयर। ये बेस एक्साइजन रिपेयर हो गया, मतलब एक नाइट्रोजनस बेस है, उसमें अगर गड़बड़ी हो जाए उसको हटाने की बात होगी। तीसरा है कि नहीं, पूरा न्यूक्लियोटाइड ही, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन रिपेयर। इससे पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड ही हटा दिया जाता है। और चौथा जो है वो होता है डायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर, ठीक है, ये डायरेक्ट रिपेयर, ये जो है चार प्रमुख प्रकार के रिपेयरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसके अलावा भी छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि एसओएस रिपेयर ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के दरमियान में कुछ ऐसे एसओएस डीएनए रिपेयर हैं, वो घटना भी देखी जाती है। ठीक है, अब ये सभी जो है अलग अलग रिपेयरिंग है, और इनका क्या मेथड है, कैसे होता है, ये हम लोग को देखना है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है मिसमैच रिपेयर। ठीक है, देखिए कोई भी सीक्वेंस है, मान लो हम अगर आपको ऐसे बताएं, ये टेम्पलेट है, ठीक है ना, और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। डीएनए रिपेयर में यही चीज होता है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये डीएनए टेम्पलेट, ओके, और ये है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो नॉर्मली क्या है, ए टी जी सी 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 ए टी, ये सब पहले से ही है, प्री एग्जिस्टिंग है। जो नया जुड़ता है वो कौन है, टी एस सी। अब इसी में क्या है कि हम तो अभी नॉर्मल बनाए हुए हैं, ठीक ठाक बनाए हैं। क्या हुआ, इस जी के जगह पर, ठीक है ना, जी के साथ तो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इस जी के जगह पर सोचो गलती से एक ए आके पेयर कर लिया, हम क्या कहेंगे, ये बेस मिसमैच है, ये सी ए नहीं होना चाहिए, सी जी होना चाहिए। इसको कैसे रिपेयर करेंगे, क्या मेथड है इसके, कौन कौन से इंजाइम्स प्रोटीन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये हम लोग को देखने की जरूरत है। तो अभी जो सबसे पहला काम होगा वो होगा कि इसको रिपेयरिंग करने में कौन कौन से मशीनों का हम लोग खर्चा करते हैं। देखिए, इस पूरे घटना के लिए एक पूरे सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। एंजाइम्स, एंजाइम्स या प्रोटीन्स,
जो इस चीज के लिए हमें चाहिए, उनका एक लिस्टिंग देखेंगे और हर एक के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला एक है डैम मिथाइलेज एंजाइम, डैम मिथाइलेज। ठीक है, हम एक स्टॉक बनाते जा रहे हैं। म्यूट एच, म्यूट मतलब म्यूटेशन, म्यूट एच, म्यूट एस एंड म्यूट एल प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स का नाम है। तीसरा, थर्ड, डीएनए हेलिकेज 3, 3 नहीं 2, ठीक है। चौथा हो गया SSB प्रोटीन। बोलेंगे सब तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी चाहिए, बिल्कुल। पांचवा जो है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3, इकोलाई में, ठीक है, पॉलीमरेज 3। ये डीएनए रेप्लिकेशन और प्रूफ रीडिंग दोनों करता है। 6 में देखिएगा एक्सोन्यूक्लियस 1, एक्सोन्यूक्लियस 1 के ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3' to 5'। अभी सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे, तब टॉपिक में हम लोग आप लोग को एंटर कराएंगे, ठीक है ना। इसलिए अभी तो हमें इन्हीं सभी चीजों को सीखना है। 3' to 5', ये हो गया आपका एक्सोन्यूक्लियस 1। कितना नंबर था? 6। अब देखिए 7 में है एक्सोन्यूक्लियस 7 टाइप है एंजाइम, 5' to 3'। पिछला क्या था? पिछला था 3' to 5'। अरे कहाँ चला गया? 8वां जो है वह है एक्सोन्यूक्लियस 10, एक्सोन्यूक्लियस 10 भी 5' to 3'। 9वां जो है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज J, मतलब रेक J न्यूक्लियस। ये भी एक तरह का एक्सोन्यूक्लियस है, ये भी 5' to 3' के डायरेक्शन में ही काम करता है। 10वां डीएनए लाइगेज। एक तो लाइगेज 1 होता है और इसमें सिर्फ अभी डीएनए लाइगेज हम लोग लिखेंगे। और एक और होता है, इसका नाम होता है एक्सोन्यूक्लियस 6, एक्सोन्यूक्लियस 6 3' to 5'। ये जो भी आप देख रहे हैं ये सारे मटेरियल्स, क्या क्या मटेरियल है? पहला है डैम मिथाइलेज, ठीक है। दूसरा है म्यूट H, म्यूट S, म्यूट L प्रोटीन्स, डीएनए हेलिकेज, SSB प्रोटीन्स, डीएनए पॉलीमरेज। एक्सोन्यूक्लियस की तो श्रृंखला है यहाँ पर। अब एक्सोन्यूक्लियस से याद आया कि हम थोड़ा सा एक्सोन्यूक्लियस को देखने की कोशिश करें। इंडोन्यूक्लियस को समझते हैं सब हम लोग, एक्सोन्यूक्लियस भी हम लोग समझते हैं। क्या करता है? कट्स डीएनए एट इट्स टर्मिनल्स। कोई भी डीएनए का अगर देखोगे तो 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। मान लो एक डीएनए है, ये 5' फॉस्फेट है, 3' OH, ठीक है ना। अब इसका 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल है 5' इंट और एक टर्मिनल है 3' इंट। अब सोचो कि अगर कैंची मतलब एक्सोन्यूक्लियस 5' टर्मिनल से काटना शुरू करे, ये कैंची है, ठीक है ना। अगर ये 5' से 3' OH की ओर काटना शुरू करे
इसको हम लोग क्या, इसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 डैश या 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर सोचो कि यही कैंची अगर अपोजिट टर्मिनल से शुरू करेगा, लाइक दिस वन, ये 3 डैश की ओर से काटना शुरू करे तो इसका डायरेक्शन क्या कहलाएगा, 3 डैश टू 5 डैश। इसलिए कोई भी एक्सोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं तो सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उस एक्सोन्यूक्लियस में कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो फिर हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है कि ये जानना कि वह एक्सोन्यूक्लियस किधर से काटेगा। लेकिन यदि हमें डायरेक्शन दिया हुआ है तो फिर कोई झंझट नहीं है। इसलिए कई बार विद्यार्थियों को हम बताते भी हैं कि आप एक्सोन्यूक्लियस का नाम जो है ना इस प्रकार से लिखा करें, 3 डैश टू 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस 1, 3 डैश टू 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस 1, ठीक है, न्यूक्लियस 1, ऐसे मतलब पहले ही डायरेक्शन दे दो, 3 डैश टू 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस 6। एक्चुअली यही दो है जो कि 3 डैश टू 5 डैश। और अगर 5 डैश टू 3 डैश वाले को लिखना है उसको भी उसी प्रकार लिखें, 5 डैश टू 3 डैश एक्सोन्यूक्लियस 7, ठीक है, 10, 5 डैश टू 3 डैश रेक जे न्यूक्लियस। ये लिखने का स्टाइल अगर फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा मेमोरी में भी रखना होगा कि 1 6 जो है वो 3 5 है और कैसे क्या है। इस प्रकार से हम लोग इन एंजाइम्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो जो जो ये मटेरियल है ये बहुत प्रमुख मटेरियल है। अब एक एग्जाम्पल को हम लोग इसमें देखने की कोशिश करते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। आते हैं हम लोग लिखते हैं कि हम लोग को डीएनए में रिपेयरिंग करना है ई कोलाई में। डीएनए रिपेयरिंग इन ई कोलाई, और वो क्या है, मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर हम लोग इसमें देखेंगे। और मिसमैच रिपेयर में थोड़ा सा हम आपको डायग्राम से समझाते हैं। देखो ये एक बैक्टीरियल डीएनए है। इस डीएनए में खास जगहों पर कुछ ऐसा मिथाइल ग्रुप दिखेगा। देखो खास जगहों पर इस तरह से मिथाइल दिखेगा। दोनों ब्रांच में दिख रहा है, दोनों ब्रांच में इस तरह के। यदि हम इसके एक सीक्वेंस को यहाँ निकालें, यहाँ पर एक खास तरह का सीक्वेंस होता है, आप सब लोग पहले बताए होंगे। इसका नाम होता है GATC। हम इसको कई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गटक सीक्वेंस, ठीक है। इसमें इस ए के पास क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। इसका मतलब जहां जहां मिथाइल है वहां गटक सीक्वेंस है, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल डीएनए है और ये डीएनए जो है करेक्ट डीएनए ऑफ ई कोलाई। अब आप बोलेंगे कि सर कि ये एडेनिन में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं कि ये सही है। बिल्कुल, ये जो मिथाइलेशन होता है इसका पर्पस होता है वायरस से बचाना। क्योंकि जो बैक्टीरियल सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, जिसमें कि इंडोन्यूक्लियस आता है, वो इंडोन्यूक्लियस इसको पहचानता है। ऐसे समझना, वो इंडोन्यूक्लियस क्या है, इसको पहचानता है। वो जब भी आएगा तो उसको ठीक मानेगा, हाँ ये है, इसका मतलब मेरा डीएनए। अच्छा मिथाइल लगा हुआ घटक में मेरा डीएनए। लेकिन वहीं पर जब बैक्टीरियल डीएनए आता है उसमें तो मिथाइल नहीं होता है, तो इंडोन्यूक्लियस एक्टिव होके पहचानता है कि ये उसका डीएनए नहीं है और उसको काट कूट के खत्म कर देता है। क्योंकि बैक्टीरिया का सबसे बड़ा दुश्मन वायरस ही। ये जो मिथाइलेशन है
ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियोफाज। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वायरस जो है उसके खिलाफ ही अपने आप को बचाता है। ठीक है, ओके। तो अब होता क्या है कि जो एडेनिन है, ये एडेनिन है भाई, ठीक है, अब जा हो गया एडेनिन, ठीक है, ये नॉर्मल एडेनिन है। इसमें क्या होता है, इसमें इस हाइड्रोजन पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ना होता है, लाइक दिस वन। आप लोग मेरे साथ कलम चलाएंगे, लिखते चलेंगे, बनाते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ आया CH3। तो इन दोनों बीच में डिफरेंस क्या है, CH2 का है, यहाँ पर एक H है, यहाँ CH3 है, तो CH2 का डिफरेंस। तो ये डोनर कौन होता है, ये मिथाइल डोनर होते हैं, ठीक है ना। ये मिथाइल डोनर होते हैं जो डैम मिथाइलेज जो है, के प्रेजेंस में मिथाइल जो है ग्रुप जो है मिथाइल डोनर है, CH3 डोनर। और वो एक अमाइनो एसिड भी हो सकता है, लाइक मेथियोनिन, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक मिथाइल डोनर का नाम देते हैं एस मिथाइल एस एडिनो मिथाइल सिस्टीन, ऐसा ही उसका नाम है, ठीक है ना। उसका नाम है एस एडिनो मेथियोनिन। मेथियोनिन अमाइनो एसिड जो है वो मिथाइल डोनेट करता है। अब ये मिथाइल डोनेशन हो गया। जैसे ही मिथाइल डोनेशन हो जाता है तो हम लोग मानते हैं कि ये ठीक हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं N6 मिथाइल एडिनोसाइन। एडिनोसाइन ये इसका नाम है। अब आप देखें, ये एक बैक्टीरियल DNA है। पहले घटना समझते हैं तो हम लोग को आसानी होती है। और इसमें ये तो दोनों ब्रांच इसका मिथाइलेटेड होगा। अच्छा, ये ऐसा सीक्वेंस है ना, घटक सीक्वेंस जो है, देखो हम यहाँ दिखाते हैं GATC, ये 5' to 3' तो DNA तो भाई एंटी पैरेलल है ना। अब यहाँ 5' to 3' अगर लिखेंगे तो यही चीज लिखाएगा GATC। आपने गौर किया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मिथाइल है तो नीचे वाले ब्रांच में यहाँ पर मिथाइल, इसलिए दोनों जगह मिथाइल हम अगल बगल में ही दिखा रहे हैं। अब जब इसका रेप्लिकेशन हुआ तो रेप्लिकेशन होने के बाद क्या हो गया, एक ब्रांच पुराना वाला, एक ब्रांच नया, एक ब्रांच पुराना वाला, एक ब्रांच नया। अब देखिए ऊपर जो है ब्लैक वाला पुराना वाला है, तो उसमें मिथाइल लगा हुआ रहेगा यहाँ पर CH3 CH3। और यहाँ रेड वाला है तो रेड वाला में भी CH3 CH3। लेकिन जो नया ब्रांच है दोनों में, क्या उसमें आप मिथाइल देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, हेमी मिथाइलेटेड DNA। ये DNA, अभी दोनों DNA क्या है, हेमी, मतलब आधा ब्रांच पर मिथाइल है और आधे ब्रांच पर मिथाइल नहीं है। यह एक प्रकार का एरर माना जाता है। तुरंत क्या होगा, हम एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप समझ जाएगा, तुरंत इसमें मिथाइलेशन प्रोसेस होगा। और मिथाइलेशन के लिए कौन सा एंजाइम वहां पर है, डैम मिथाइलेज। वो आएगा
और आते ही क्या होगा, तो नया वाला ब्रांच है और रेड कलर का टेम्पलेट वाला ब्रांच है। तो रेड में तो अभी मिथाइल लगा हुआ था पहले से ही, ठीक है ना। अब क्या हो गया, जब आया तो ब्लैक वाले में भी, ब्लैक वाला जो ब्रांच है उसमें भी मिथाइलेशन हो गया, और जैसे मिथाइलेशन हो गया हम लोग क्या कहते हैं, एरर करेक्शन हो गया। एरर जो है इसमें उसका करेक्शन हो गया। हेमी मिथाइलेटेड जो डीएनए है यह भी एक प्रकार का क्या है, एरर है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बैक्टीरिया अपने डीएनए को फिर से ठीक ठाक कर लेता है। म्यूट एच क्या है, एस क्या है, एल क्या है। अगर म्यूट म्यूट टर्म जो आया है वो टर्म म्यूटेशंस आया है, म्यूटेंट रादर म्यूटेंट, तो म्यूट लिया गया। म्यूट एच, म्यूट एच के बारे में क्या कहते हैं हम लोग, ये एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस है, एक्ट्स एज एंड एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस समझते हैं, जो डीएनए के मध्य से, बीच से कहीं से भी उसको स्पेसिफिक पॉइंट पर काट सकते, ठीक है। दूसरा क्या है, ये पहचानता है, क्या पहचानता है, रिकॉग्नाइजेस। किसको रिकॉग्नाइज करता है, द घटक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस को भी पहचानने में यही म्यूट एच काम करता है। तीसरा क्या है, ये एक एंजाइम के रूप में काम करता है, ठीक है ना, एक्ट्स टू कट द डीएनए नियर द एरर, ठीक है ना। और यहां एरर क्या है, नॉन मिथाइलेटेड घटक। तो जो नॉन मिथाइलेटेड घटक सीक्वेंस जहां इसको मिलेगा वह उसके अगल बगल में कट कर देगा। क्यों कट कर देगा, क्योंकि ये जो है भाई एंडोन्यूक्लियस है। यह हो गया म्यूट एच के बारे में। अब दूसरा जो है वो है म्यूट एस, एस फॉर स्कैन। तो क्या बोलते हैं, स्कैन्स एंड रिकॉग्नाइज, स्कैन्स एंड रिकॉग्नाइजेस द मिसमैच। ये मिसमैच को करता है, और कैसे करता है, टेढ़ापन से, डीएनए के टेढ़ापन से। जहां पर एरर होता है ना वहां डीएनए थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, बस वहां जाकर तुरंत उसको पकड़ लेता है, अरे यही गड़बड़ है। तो देखना, पहचानना, रिकॉग्नाइजेस, ठीक है, स्कैन्स, रिकॉग्नाइज एंड ग्रैब भी लिख देते हैं, ग्रैब धड़ पकड़ कर लेना, यही गलत जगह है। तीसरा जो है उसका नाम है म्यूट एल। म्यूट एल का काम क्या है, तो ये बनाता है फॉर्म्स और कॉम्प्लेक्स विथ म्यूट एस। ये हमेशा म्यूट एस के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाकर काम करता है। तो म्यूट एच जो एंडोन्यूक्लियस है घटक को पहचानता है और वहां पर कट लगाता है। म्यूट एस रिकॉग्नाइज करता है, देखता है और ग्रैब करता है मिसमैच को टेढ़ापन से। और म्यूट एल जो है वो म्यूट एस को पकड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसे करता है ये काम देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।